के प्रोफेसर सी उपेंद्र राव जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अध्ययन इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन प्रशस्त करें। माननीय प्रोफेसर। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय, अद्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कार्यक्रमे पंचनद शोध संस्थान साहाय्येन तत्वावधानेन सम्पद्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत सप्ताह समारोहात्मके अस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः माम् आहूतवन्तः। अहं बहु आनन्दम् अनुभवामि। अद्य सर्वत्रापि संस्कृतस्य कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। समग्रे राष्ट्रे विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु विभिन्नेषु अनुष्ठानेषु संस्कृतस्य समारोहाः प्रचलन्ति। अद्य मह्यं भवन्तः वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अध्ययन इति विषयं दत्तवन्तः। हिंदी में वो विषय है। पांडे जी मुझे आग्रह किया कि हिंदी में ही आपको कहना है। साधारण रूप में संस्कृत में ज़्यादा बोलने का अभ्यस्त हूँ, तथापि हिंदी में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अध्ययन इस विषय में आपके सामने मैं विषय प्रस्तुत करूंगा आज। जैसे मैंने अभी कह रहा था, सारा राष्ट्र में आज संस्कृत का चिंतन हो रहा है। हम एक विषय ये देख सकते हैं कि सारे राष्ट्र में और विश्व के कुछ भागों में भी संस्कृत का ये समारोह हो रहा है आज। लेकिन समारोह करने में जो भाग लिए हैं सभी लोग यदि वास्तविक रूप में संस्कृत के गांधीर्य के बारे में, संस्कृत की आवश्यकता के बारे में यदि सोचेंगे तो संस्कृत का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। हमारी राष्ट्र में समस्या ये है कि संस्कृत की प्रशंसा करने वाले ज्यादा है, लेकिन संस्कृत अभ्यास करने वाले, संस्कृत भाषणशीलाः विरलाः दृश्यन्ते। संस्कृत भाषणं तदा एव आगच्छति यदा भवन्तः संस्कृते पठनं कुर्वन्ति। संस्कृते पठनमपि तदा एव कर्तुं भवन्तः शक्नुवन्ति यदा संस्कृतं भवन्तः शृण्वन्ति। संस्कृते भवन्तः तदा एव श्रोतुं शक्नुवन्ति यदि संस्कृते अन्ये सम्भाषणं करिष्यन्ति। एवं प्रकारेण परस्परसम्बद्धाः यदि विषयाः भवन्ति, संस्कृत की साधना में, संस्कृत को नित्य व्यवहार में लाने में, फिर महोन्नत जो प्राचीन स्थिति थी संस्कृत की, उसी स्थिति में संस्कृत को ले जाने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। संस्कृत का अध्ययन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो विषय दिए हैं आज वास्तव में बहुत ही संगत है, कालानुसंगत है, क्योंकि संस्कृत प्राच्य एवं पाश्चात्य के मध्य में एक सुनिर्मित गवाक्ष है। लेकिन बहुत लोग इस बात को, ये ऐसा कहना शायद बहुत लोगों को सही नहीं लगता है। पूरा भारत के निवासी संस्कृत को अभी भी प्रेम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए, उन लोगों को जब हम संस्कृत के विषय हम बोलते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, उनको बहुत अजीब लगता होगा, क्योंकि भारत में आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो इन बातों को समझना नहीं चाहते हैं। असल में संस्कृत की निंदा करना और भारतीय संस्कृति की अवहेलना करना आज एक फैशन जैसा हो गया है। लेकिन यथार्थ ये है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं, हमारे भारत में भी बहुत सारे भाषाएं हैं। भारत में कितनी भाषाएं हैं ये बोलना भी कभी कभी इतना आसान नहीं होगा, कितनी भाषाएं भारत में है। लेकिन सबसे सर्वोन्नत, प्राचीन और सर्वोन्नत भाषा संस्कृत ही है भारत में। संसार में बहुत प्राचीन भाषाएं भी जैसे ग्रीक, लाटिन संस्कृत से पुरानी नहीं है। इस बात को भाषा शास्त्रियों ने भी स्वीकार की है। जैसे विलियम जोन्स संस्कृत का प्राधान्यता
संस्कृत की जो महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया है। भारतीय संस्कृति संस्कृत पर निर्भर है। संस्कृति संस्कृत आश्रिता, व्याकरण शुद्ध अति प्राचीन भाषा होते हुए भी नित्य नवीन भाषा है। समपूर्वक क्रुधातुना एषः संस्कृत शब्दः निष्पन्नः भवति। समपूर्वक क्रु धातु से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत इतनी विलक्षण भाषा है कि उसे दैवी वाक के रूप में लोग पूजा करते हैं। संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षिभिः। इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृत केवल देवताओं की भाषा है। दैवी गुण संपन्न समस्त विद्वान देवता के समान है। विद्वांसो वै देवाः, विद्वांसो वै देवाः ऐसा कहा गया है। इसलिए संस्कृतम नाम दैवी वाक् इत्युक्ते विदुषां भाषा इत्यर्थः। संस्कृत सीखने की इच्छा तो बहुत लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रारंभ नहीं करते हैं। संस्कृत भाषा को कठिन समझते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। कार्य सिद्धि प्रयत्न से होती है, केवल इच्छा से नहीं पूर्ण होती है। वास्तव में सरल तथा मधुर भाषा है। भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती, ऐसा बोलते हैं संस्कृत। जिससे भाषण किया जाता है, संस्कृत को भाषा भाषा करके हम बोलते हैं, लेकिन आज बहुत जगह विश्वविद्यालय में भी अन्यत्र बहुत सारे स्थानों में भी संस्कृत भाषा कहते हैं, लेकिन वे लोग भाषा का अर्थ ही नहीं जानते हैं। भाषा का अर्थ क्या है? भाष्यते अनया इति भाषा। जिसके द्वारा नित्य व्यवहार होता है वही भाषा है। लोग इसे समझते थे, लेकिन संस्कृत में अनंत साहित्य का निर्माण हुआ है। भाषा है, लेकिन अनंत साहित्य का निर्माण भी हुआ है। इस भाषा में नाटकों की भी रचना हुई है। उन नाटकों में संस्कृत से बातचीत होता है। ये संस्कृत का प्राचीन भाषा, प्राचीन काल में संस्कृत व्यवहार भाषा थी या नहीं, इस प्रकार कुछ लोग संदेह व्यक्त करते हैं। उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, नाटकों में संस्कृत की जो भाषा प्रयोग हुआ है, क्योंकि नाटक सामाजिक के लिए होता है, समाज के लिए होता है। भले ये प्रमाण है कि संस्कृत में नाटक जब हुए हैं, इसका मतलब संस्कृत में व्यवहार लोग करते थे। और इस भाषा में नाटक भी, नाटिकाएं भी रची गई है। ज्वलंत प्रमाण है। महर्षि तथा महाकवि वाल्मीकि रामायण की अद्भुत रचना की है। महाकवि वाल्मीकि अपने रामायण के वर्णन करते हुए अशोक वाटिका में प्रविष्ट वीर हनुमान संस्कृत में बोले थे। हनुमान सोचते हैं कि यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातनिव संस्कृता रावणं मन्यमाना माम सीता गीता भविष्य। इससे पता चलता है कि रामायण काल में संस्कृत का व्यवहार ज्यादा होता था। ये हमको जानना चाहिए। पाली प्राकृतों में विनिर्मित बौद्ध तथा जैन साहित्यों को देखते हुए कुछ लोग ऐसा सिद्धांत करने का कोशिश करते हैं कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है और पाली प्राकृत ब्राह्मणेतर लोगों की भाषा है। लेकिन हजारों सालों से प्राचीन भाषाओं के बारे में से इतने जल्दी से इस प्रकार सिद्धांत करना अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना ही होता है। प्राचीन भारत में साधारण लोग भी संस्कृत भाषा में बोलते थे। संस्कृत ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। एक बार राजा भोज ने लकड़ी बेचने वाला से कहा, किम त्वाम भारो बाधती। राजा भोज की इस बात को सुनकर के लकड़ी बेचने वाले ने कहा, भारो न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। राजा भोज ने जानबूझकर बाध धातु को परस्मै पद में बाधती करके प्रयोग किया है, लेकिन ये रूप इतना प्रसिद्ध था कि मतलब ये व्यवहार मतलब बाधती को परस्मै पद में बाधती नहीं होता है, क्योंकि ये बात इतना प्रसिद्ध था उन दिनों में कि एक लकड़ी बेचने वाला भी उस बात को जानता था। इसलिए उन्होंने कहा, भारो न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। ये राजन, मेरा भार मुझे उतना बाधित नहीं कर रहा है जितना आपका ये बाधती वाला अशुद्ध प्रयोग बाधित कर रहा है।
ऐसा उन्होंने कहा। ये एक प्रमाण है। उन दिनों में पाली प्राकृत भाषाओं का भी प्रयोग होता था। ये तीनों भाषाएं प्राचीन भारत में चलती थी, इसके अलावा कोई भाषा नहीं थी, ये तीनों भाषाएं थी। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इन भाषाओं में आपस में प्रतिस्पर्धित करते हैं, ये तो राजनीति का विषय है। मंडन मिश्र का घर ढूंढते हुए आचार्य शंकर ने जब कुएं से पानी लाने वाली एक कन्या से उनका घर का पता पूछा तो कन्या ऐसा कही, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शुकांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्थ नीरांतर सन्निरोधा जानी ही तत् मंडन मिश्र धामा, ऐसा कहा गया। इससे पता चलता है कि उस समय का संपूर्ण वातावरण संस्कृतमय था। विश्व की आदि पुस्तक ऋग्वेद संस्कृत में ही है। तत्पश्चात कालक्रम से बहुत सी भाषाएं आई हैं, लेकिन इन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इसलिए जो संस्कृत को जानता है वो भारत की हर भाषा को सरलतया सीख सकता है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं में 60 से लेकर 80% शब्द संस्कृत के हैं। इन भाषाओं में पाली प्राकृतों की भी शब्द है। इस संस्कृत की गलती ये भी है कि पूरा पाली प्राकृतों को पूरी तरह से वो भूल गए। ये भी एक प्रकार का एक गलती है, क्योंकि ये भी हमारी ही भाषा है। जैसा संस्कृत है वो भी पूज्य भाषाएं हैं, वो भी प्राचीन भाषाएं हैं। तो इसलिए भाषा, इसलिए कुछ लोग बीच में आकर के हमारे बीच में ही एक प्रकार का प्रतिरोध खड़ा करने का वो कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत वाले ज्यादा उन भाषाओं के बोले नहीं बोलते हैं, वो संस्कृत के बारे में नहीं बोलते हैं। ये सारे गलत है, क्योंकि जो सारे भाषाओं को जानते हैं ये भाषाएं परस्पर परिवर्तक है, पोषक है। ये ग्रीक भाषा में संस्कृत के शब्द विद्यमान है। जर्मन, रूस, लिथुआनिया, फ्रेंच आदि भाषाओं में तो अनेक शब्द संस्कृत में मिलते हैं। मतलब 1992 में मैं रूस में संस्कृत पढ़ा रहा था। उस समय मेरा कोई आजीविका भी नहीं थी, विश्वविद्यालय में मैं प्रवक्ता नहीं था, केवल मैं एक शोध छात्र था। उसी समय में रूस जाकर के संस्कृत पढ़ाया और वहां जाकर के मुझे इतना आश्चर्य हुआ और उस भाषा से, रूसी भाषा से मेरी इतनी घनिष्ठ संपर्क हुआ कि मैं बोल नहीं सकता हूँ इस विषय में। क्योंकि इसका कारण यह है कि रूस और संस्कृत का संबंध बहुत घनिष्ठ है। रूसी भाषा में तो अनंत शब्द राशि संस्कृत है। जैसे देखिए, हम सदा बोलते हैं, सिगदा बोलते हैं, हम कदा बोलते हैं। देखिए कितनी निकटता है। कदा, कदा वो कगदा बोलते हैं, तदा वो तगदा बोलते हैं। अर्थ भी वही है, ध्वनि भी वही है। इतने साम्य हमारी भारतीय भाषाओं में भी नहीं है, उतनी साम्यता रूसी भाषा में है। तदा तगदा बोलते हैं। ये तो सदा कदा तदा तो मैं बोल दिया, सेम है, सिगदा कगदा तगदा। और इसके अलावा धाम हम बोलते हैं, धामा, धामा, परंधामा बोलते हैं। विष्णु धामा मतलब आवास है। को भवताम धामा, आपका धाम कहाँ है हम पूछ सकते। उसको धाम को वो दोम बोलते हैं, दोम। देखिए कितना सामने है। हम उसको हम धूम बोलते हैं, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूमा, धूमा वो बोलते हैं, धीम बोलते हैं। और हम द्वारम, द्वार बोलते हैं, वो ध्वेर बोलते हैं। तो इतना साम्य होने पर भी हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और इसलिए वो संस्कृत का अध्ययन गंभीरता से वो कर रहे हैं। आज हम बहुत सारे विषयों में पिछड़े हो गए। हमारे भारतीय संस्कृत के विषय में हम स्वयं पिछड़े हो गए हैं। आज वे लोग सभी संस्कृत को जाके हमसे आगे हैं। ऐसा बहुत सारे प्रमाण आपको मैं दिखा सकता हूँ। कितना अच्छा वो संस्कृत बोलते हैं, लिखते हैं। इसका मतलब मैं उनकी प्रशंसा करके भारतीयों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमको सोचना चाहिए। हम केवल हमारी भाषा कहने से नहीं होता है। हमारी भाषा में एक अच्छी तरह से, स्पष्टता से, विद्वत्तापूर्ण, दोष वर्जित संस्कृत भाषायाः प्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः है। मैकडोनाल्ड जैसे विद्वान ने लिखा है कि विज्ञान भारत से
ये जो विज्ञान है ना, विज्ञान भारत से अरब देशों के द्वारा, अरब देश पहुंच गया है। पहले भारत में था विज्ञान, सारा साइंसेस, वो अरब देश पहुंच गए हैं, अरब से पश्चिमी देशों में पहुंच गए हैं, ये मैकडोनाल्ड कह रहा है। तत्पश्चात वे उसी के आधार पर जो भारत से अरब गया, बाद में पाश्चात्य देशों में गया, उसी विज्ञान के आधार पर विज्ञान के क्षेत्र में आज पाश्चात्य देश आगे बढ़ गए हैं। भारत में तो भौतिक जीवन की नश्वरता का अनुभव करते हुए भारतीय विज्ञानियों ने, जानते हुए भी, हमारे प्राचीन ऋषियों ने जानते हुए भी उस पर जोर नहीं दिए। विमान शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, बिल्कुल नहीं जानने वाला अज्ञानी ये सारे शास्त्र कैसे लिखे, गणित शास्त्र है। शास्त्रों में हमेशा हमारा भारत जो है ना बहुत आगे था, ये हमको जानना चाहिए। और भी आपको ये बात जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। मतलब संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंसेस। मतलब साइंस जो है ना, विज्ञान संस्कृत के द्वारा प्रकाशित हुआ था प्राचीन काल में। वो पाली प्राकृतों के द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ था, जब वो भी समकालीन भाषाएं थी, लेकिन उसमें विज्ञान आपको नहीं मिलता है। विज्ञान की रचना, वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना केवल संस्कृत में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा लिखने का उसमें मौका मिलता है, एक गहरा गंभीर चिंतन संस्कृत के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए देखिए, समग्र विश्व साहित्य में कहीं भी सूत्र साहित्य नहीं है, केवल संस्कृत भाषा में सूत्र साहित्य है। हम जानते हैं कि षड दर्शन सारे सूत्रों में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, वृत्तयः पंचतयः, इष्टानिष्ट, ऐसे क्यों लिखते थे? क्या वो भाषा नहीं जानते थे क्या? बहुत जानबूझकर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, हम वास्तव में बहुत सारी बातें हैं, समझ नहीं है। संस्कृत के बारे में बोलना है तो हम बहुत सारी बातें उसमें नहीं थे। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए। वास्तव में मैं तो कहता हूँ, आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूँ, संस्कृत के विषय में हम बहुत पिछड़ गए, पिछड़ गए हैं। मतलब हम वी आर वेरी बैकवर्ड इन संस्कृत। क्यों? प्राचीन समय में जो उन्नति थी, वो उन्नति आज संस्कृत में नहीं है, वो तिरोगमन हो रहा है। ये प्राचीन कवियों में जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं, उन शब्दों को भी हम नहीं जानते आज। जैसा मागनी शिशुपालवद्वी, नमसर्गे गदे मागे, नमशब्दों न विद्यते। कितने अर्थों में शब्दों का प्रयोग किया है माघ में, उन शब्दों को भी हम नहीं जानते। पढ़ने पर भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं माघ का, नहीं चले। हम क्या पुरोगति हम प्राप्त करें? व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वी आर गिविंग? ये तो विडंबना है, ये तो असत्य है, झूठ है। हम संस्कृत के विषय में प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि संस्कृत के विषय में वो प्रोग्रेस थे। हम 21वीं शताब्दी, मतलब 1000 साल, 1500 साल के बाद भी हम पिछड़े गए होंगे। नो इम्प्रूवमेंट, हम डेवलप ही नहीं किए। आप बताइए क्या डेवलपमेंट किए? डेवलपमेंट तभी होता है, पहले वो प्राचीन शब्दों को हम समझ सकते हैं। हम प्राचीन शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप एक बार काव्य को पढ़िए, आपको समझ में आता है किस प्रकार महाकवियों ने नवीन अर्थों में प्रयोग किए हैं कई शब्द। उन शब्दों को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, उस अर्थों को भी हम, उन अर्थों में भी हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या नए अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं? तो इस विषय में बहुत चिंतन करना है। साहित्य आदि ललित कलाओं के क्षेत्र में भी भारतीयों का सामना कौन कर सकता है? बताइए। संस्कृत के एक महान विचारक तथा कवि भर्तृहरि अपने नीति शतक में बोलते हैं, लिखते हैं, इस प्रकार कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु तुच्छ विषाण। अर्थात जिसके पास साहित्य तथा संगीत आदि कला नहीं है, वो साक्षात पशु के समान है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत एक निधि है। संस्कृत साहित्य एक सर्वांग सुंदर साहित्य है।
सांघिक साहित्यों की अपेक्षा संस्कृत साहित्य एक पूर्ण तथा समृद्ध साहित्य है, विकसित साहित्य है। इस भाषा में अनेक शास्त्र जन्म लिए हैं। आज आयुर्वेद दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध हो गया है। भारत में भी आयुर्वेद काफी बढ़ गया है। आयुर्वेद का संपूर्ण साहित्य संस्कृत में ही है। जैसे आयुर्वेद वैसे राजनीति, दंडनीति, अर्थनीति तथा साहित्य भी, साहित्य शास्त्र भी, या साहित्य भी, जनरली हम जो साहित्य बोलते हैं वो भी साहित्य भी संस्कृत में उपनिबद्ध है। खगोल विज्ञान में हमारे प्राचीन भारतीय अद्वितीय थे। भाषा के रूप में संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द, अनेक वस्तुओं के लिए एक शब्द, एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द, अनेक वस्तुओं के लिए एक शब्द, यह भाषा का खूबी है। वर्णमाला की दृष्टि से, लिपि विज्ञान की दृष्टि से भी संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। 26 वर्ण मात्र होने से भाषागत संदिग्धता खड़ी हो गई है अंग्रेजी में। Only 26 alphabet is all confusion, अंग्रेजी में confusion है। इसलिए कितने लोग संस्कृत के लोग कितने लोग अंग्रेजी सीखने का कितना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाते। कारण यह है कि वो भाषा ही संदिग्धता से पूर्ण है, क्योंकि उसमें वर्ण ही 26 है। अन्य पाश्चात्य भाषाओं के बारे में कहना ही क्या, उसमें भी यही स्थिति। लेकिन आज बहुत सारे भारतीय संस्कृत को खास स्थान नहीं दे रहे। वे उनकी प्रशंसा तो करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। इसलिए आज संस्कृत के प्रशंसकों की नहीं, उसे पढ़ाने वालों की जरूरत है। संस्कृत भाषा को पूजा सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन एक भाषा का सम्मान तभी होता है जब लोग उस भाषा का प्रयोग करें। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दिया गया है, भाष्यते अनया इति भाषा। संस्कृत को भाषा के रूप देने के लिए उसमें बात करना अनिवार्य हो जाता है। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत में अनेक प्राचीन भारतीय शिलालेख हैं। यहाँ का अति प्राचीन वैदिक साहित्य भी संस्कृत में ही उपनिबद्ध है। अति प्राचीन होने के कारण उसे वैदिक संस्कृत भाषा कहते हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन इसलिए किया है कि संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति को समझना एक नितांत कठिन कार्य है, तथा सारे वेद तथा वैदिक साहित्य संस्कृत में है। उसके अलावा रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत एवं अन्य पुराण, स्मृति ग्रंथ, दर्शन, धर्म ग्रंथ, महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य, आख्यान साहित्य ग्रंथ, नीति ग्रंथ साहित्य संस्कृत भाषा में रचित है। इसलिए यह संस्कृत भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, संपूर्ण काव्य शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण, व्याकरण शास्त्र, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, वास्तुकला शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, इतिहास शास्त्र, छंद शास्त्र, कोश शास्त्र, शिक्षा शास्त्र इत्यादि अनेक शाखाएं संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। लेकिन इन शाखाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करने वाले छात्र कहाँ हैं? आज संस्कृत विभागों में जो शोधकार्य, पीएचडी इत्यादि उपाधियों के लिए किया जा रहा है, उसमें इस प्रकार की दृष्टि विलुप्त हो गई है। ये एक प्रकार का फॉर्मालिटी हो गया है पीएचडी करना। वास्तविक रूप में वास्तविक शोध कार्य करना है। संस्कृत में बहुत शोध कार्य करना जरूरत है। संस्कृत में वराह मिहिर, भास्कराचार्य आदि ऋषियों के द्वारा विरचित ज्योतिष तत्संबद्ध शास्त्र है। वैसा ही कृषि शास्त्र भी उसमें है, बहुत सारे शास्त्र है। लेकिन आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि बात करना है, पाश्चात्य में हमारा पितृ शब्द ही पीटर हो गया है, वो बाद में वो फादर के रूप में परिणत हो गया है। भ्रातृ शब्द ब्रदर, मातृ शब्द मदर हो गया है। इतना ही नहीं, नोस, टूथ, स्टेशन, माइंड, हैंड आदि शब्द संस्कृत से आए हैं। जैसे नोस नासा शब्द से आया है, टूथ दंत शब्द से आया है, स्टेशन स्थापन शब्द से आया है, माइंड मन शब्द से आया है। ये सारे शब्द आप जानते हैं।
ऐसे यदि देखा जाए तो संपूर्ण विश्व की भाषाओं में संस्कृत ही नाना प्रकार के परिवर्तनों से उपस्थित है। रूसी भाषा के मैं अभी आपको क्या कहा, संस्कृत के शब्द द्वेर, धीम, धूम, दोम, वास, कीर्ति शब्द संस्कृत में है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा विश्व के हर कोने में आज आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया में रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों की जो कथा है उनसे आज भी वहां के लोग प्रेरणा पाते हैं। इन कथाओं को इंडोनेशिया राष्ट्र में अपनी राष्ट्रीय कथाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। वहां की समस्त शब्द राशि संस्कृत में ही है। उनसे उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम सुकर्णो है, सुकर्णो, तथा उनके विमान सेवा का नाम गरुड़ा है। वहां के द्वीपों के नाम भी संस्कृतमय है, जैसे यवा, बाली, सुमात्रा आदि संस्कृत के ही है। कंबोडिया शब्द भी कंबुज, वास्तव में कंबोडिया तो प्राचीन वो तो फ्रेंच लोग उनको वो बोल नहीं पाए हैं, इसलिए उसको कंबोडिया आया है। वास्तव में वो कंबुजा, वो हम देंगे है ना, वो सुवर्ण भूमि है वास्तव में उसका नाम। हम कंबुजा जब बोले हैं तो वो कंबोडिया करके वो बोल नहीं पाए, वो कंबोडिया बोलना शुरू कर दिया। वास्तव में कंबोडिया में वो बोलते कंबुचिया कहते हैं। हम भी कंबुचिया बहुत लोग कहते हैं। कंबुजा से कंबुजा अच्छा हो जाता है, इसलिए कंबुचिया वो कहते हैं। स्थानीय लोग कोई कंबोडिया नहीं कहते। मतलब आजकल जैसा मीडिया कह रहे हैं वो भी कंबोडिया कह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में लोग कंबुचिया कहते हैं। ये कंबोडिया जो शब्द है कंबुजा शब्द से ही आया है, वो बोल नहीं पाए हैं फ्रेंच लोग, इसलिए उसको कंबोडिया। इस प्रकार आप जहां भी देखेंगे हर विषय में इतना विस्तृत रूप में हमारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की महत्व है। हम क्या बोल सकते हैं एक आधा घंटे में। कंबोडिया राष्ट्र में भी संस्कृत भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है, बहुत ज्यादा परिलक्षित होता है। इंडोनेशिया देश में आज जिस प्रकार मोहम्मदियों का, मुस्लिमों का आधिक्य है, उसी प्रकार कंबोडिया में भी आज बौद्धों का आधिक्य है। तथापि उन देशों में भारतीय पौराणिक कथाएं आज भी सुसंस्कृत है, समादृत है। वहां के स्थानों के नाम संस्कृत से ही बने हैं। इसी प्रकार फारसी, पश्तो भाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हो गए। जब चार्ल्स विल्किंसन भगवत गीता तथा हितोपदेश का अनुवाद कर रहे थे, प्रायः उसी समय में विलियम जोन्स महोदय ने भारत को आकर के संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया है। संस्कृत को पढ़कर उन्होंने कलकत्ता शहर में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से एक संस्था को स्थापित किया है। इस संस्था की वार्षिक संगोष्ठियों में संस्कृत तथा संस्कृति के विषय में एक विस्तृत चर्चा होती है। सारे चर्चित विषयों को, पहले ऐसा होती थी, सारे चर्चित विषयों को फ्रेंच भाषा में पुस्तक रूप में प्रकाशित करते थे। ये सारे ग्रंथ पाश्चात्य समाज में एक औत्सुक्यपूर्ण चर्चा के कारण बन गए हैं। भारत के बारे में जब उनको पता चला तो एक औत्सुक्यपूर्ण चर्चा शुरू हो गया पाश्चात्य। 1885 वर्षे 1758 वर्ष में ही, उसी वर्ष में ही विलियम जोन्स ने महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1758 में अनुवाद किया। इस अनुवाद को पढ़कर पाश्चात्य समाज में वहां के कवि पंडितों के अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हुई है तथा उनकी विचार सरणी विकसित हो गई है। क्योंकि इस प्रकार के नाटक वो पढ़े भी नहीं थे। इस प्रकार के जो रसों के वर्णन, श्रृंगार रस, इस प्रकार को वो जानते नहीं थे। जानते भी तो इतना गहरा जो चिंतन यहाँ हो रहा है करके वो नहीं जानते। 2 साल के बाद इसका जर्मन भाषा अनुवाद हो गया है। इस अनुवाद को पढ़कर जर्मनी के महाकवि गेटे महोदय ने आनंद से नृत्य किया है। इस नाटक को पढ़कर कवि गेटे ने बोला
यह नाटक स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में विद्यमान सीढ़ी जैसा है। देखिए वो हमारे नाटक को किस प्रकार वो समझ लिए हैं, हम कहां तक अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ के किस प्रकार के भाव को प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार 1814 चतुर्दशोत्तर अष्टादशतमे वर्षे 1814 में ही पेरिस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू हुआ है। वही प्रख्यात विद्वान जो मैक्स मुलर के नाम बहुत प्रसिद्ध है, वही प्रख्यात विजयी जो मैक्स मुलर महोदय ने संस्कृत का अध्ययन किया था। इटली, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि पाश्चात्य देशों में 19वीं सदी में ही संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ हुआ है। इन सारे देशों में उस समय भारत पराधीन था, परंतु विश्व के सारे विद्वानों के लिए एक तीर्थस्थली बन चुकी थी। भारत आकर संस्कृत का अध्ययन करना, अपने देशों में फिर लौट जाना पाश्चात्य विद्वानों का एक महत्वपूर्ण कार्य था। उन दिनों में पाश्चात्य विद्वानों का अपने देशों में समुचित रूप में सत्कार होता था ऐसा करने से। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, भारतीय संस्कृति के विरोधी है कुछ विद्वान। इनमें 3 प्रकार के वर्ग या संप्रदाय है जो हमारे संस्कृति को विरोध करते हैं। कुछ लोग पाश्चात्य मानसिकता वाले हैं, भारत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा, भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा के गलत तरीके से प्रतिपादन करने वाले प्रतिकूल साहित्य को पढ़कर, क्योंकि हमारे बहुत दिनों से भारतीय संस्कृति के बारे में, संस्कृत के बारे में एक गलत धारणा प्रचार करने वाले साहित्य भी आया है। उसको पढ़कर संस्कृत तथा संस्कृति को अनुचित रूप में समझने वाले कुछ लोग, उनको पता नहीं है, उनको एनलाइटन करना पड़ेगा। अब तीसरा वर्ग है संस्कृत के अध्येता जो आचार्य और कतिपय छात्र, वो भी संस्कृत के विरोधी है, आपको जानना चाहिए। ये 3 वर्ग है। इसमें प्रथम वर्ग के पाश्चात्य भावदास से प्रभावित लोग हैं, संस्कृत भाषा की निंदा करते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं संस्कृत भाषा की। क्योंकि वो एक कहावत है हिंदी में, जंगली को क्या मालूम है जाफरान का मजा। क्योंकि वो जंगली जाफरान के बीच में ही रहता है, लेकिन जाफरान के महत्व में नहीं जानता है। उसी प्रकार भारत में ही रहते हैं, लेकिन संस्कृत को कभी वो समझने की कोशिश नहीं की। वैसे ही सब ये भी करते, संस्कृत में कुछ भी नहीं है, संस्कृत में कुछ भी नहीं है ऐसा करते, केवल भारतीय संस्कृति तथा भाषा को दूषित करने का काम ये करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं। इतना महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा भारत में क्यों विलुप्त हो गया है, आपको बार बार ये चिंतन बहुत लोग पूछते हैं। भारत यदि संस्कृत इतना महत्वपूर्ण है तो भारत से क्यों ये विलुप्त हो गया है। इसका कारण है मैकाले महोदय का प्रयास था। अब जो संस्कृति विरोध में बोलते हैं, ये सारे मैकाले महोदय के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। उनके आग्रह से ही संस्कृत की ऐसी स्थिति हो गई है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, क्या कहा था? We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and millions, the people whom we govern. A class of persons, Indians in blood, color, but English in taste, in opinion, in words and in intellects. दिखने में वो भारतीय रहेंगे, लेकिन उसके पूरी तरह से उसको पाश्चात्य बनना हमारा। ऐसा लगता है कि मैकाले महोदय का ये जो दुष्ट आज साकार हो गया है। आज मैकाले के मानस पुत्र ही बहुत आपको दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा संख्या में, लेकिन यथार्थ रूप में बहुत सारे भारतीय विद्यालय अन्य देशों में गए हैं। उदाहरण के रूप में चेस है ना, इसको जो क्या बोलते हैं, इसको चेस बोलते हैं। तो इसकी प्रसक्ति, इसके जो मेंशन बाण की कादम्बरी में आते हैं। लेकिन ये बात कितने लोग जानते हैं, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी क्रीड़ा है भारत में। संस्कृत का दर्शन शास्त्र भी ग्रीस राष्ट्र में प्रवेश किया है। इसलिए दर्शन शास्त्र में भारतीय तथा ग्रीक साहित्यों में साम्य मिलता है। दर्शन में भारतीय और ग्रीक में क्यों साम्य मिलता है? क्योंकि दर्शन शास्त्र बहुत पहले ग्रीस राष्ट्र में पहुंच गया है।
इसलिए साम्यता मिलता है। बीजगणित तो भारत में शायद 5000 वर्ष पुराना है। बीजगणित भास्कराचार्य ने अत्यंत सरलता से इसका प्रणयन किया है। अंकगणित क्षेत्र में अरबी संख्या, मतलब जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसको अरबी संख्या बोलते हैं। अरबी संख्या नाम से आज सारे संसार में जानी जाती है, लेकिन वे अरब देश में उन्हें हिंदसा कहते हैं। हम सभी उसको हमारे लोग भी अरबी नंबर कहते हैं, अरबिक न्यूमरल्स। लेकिन अरब में क्योंकि यहाँ से वहां गया है, इसलिए अरब लोग जानते हैं। अरब लोग उसको अरबिक नहीं बोलते, अरब लोग बोलते हैं हिंदसा कहते हैं। हिंदसा हिंदू देश से आया है, हिंदुस्तान से आया है, अर्थात हिंदुओं के द्वारा आविष्कृत है ये हिंदुस्तान मतलब। अतः आज संस्कृत सप्ताह के पवित्र समय में आज हम सबको संस्कृत का सम्मान करने का तथा उस श्रेष्ठ भाषा के बारे में हमको सोचना है। उसके उत्थान के विषय में पुनर्विचार करने का बहुत आवश्यकता है। मैंने इसलिए जब आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब आप बोल रहे हैं, मैंने बहुत दिन से पहले एक कविता का प्रणयन किया, उससे मैं समाप्त करता हूँ। मेरा संस्कृत भाषा सर्वपूजिता श्रेष्ठा भीष्टा ह्यनवद्या लोकस्याखिल भाषाणामियमाधारा खलु सम्पूज्य वन्दे संस्कृतम् हिंदी तेलुगु तमिल मराठी गुजराती राजस्थानी मलयालम कन्नड़ पंजाबी भाषाणामम्बाहिमत वन्दे संस्कृतम् उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमेष्वेषा भाषा खलु पूज्या। कुत्रापि सर्वत्रापि भारते पूज्या अस्ति। काश्चन भाषा अन्यत्र पूज्या नास्ति, परन्तु संस्कृत भाषा तु सर्वत्र पूज्या अस्ति। कुत्र कुत्र? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमेष्वेषा भाषा खलु पूज्या। भारत भाषा श्वेषा श्रेष्ठा सर्वसन्नुता सुरभाषा। वन्दे संस्कृतम् संस्कृत भाषा मूलाधारः सर्वासां खलु भाषाणां। अनया भाषा विना सर्वदा जीवितुमसमर्था जाताः। अनया विना अन्या भाषा जीवितुमसमर्था जाताः। अनया भाषा विना सर्वदा जीवितुमसमर्था जाताः। वन्दे संस्कृतम्। ऐसा बहुत लंबी है, अब समय शायद नहीं अभी। सर्वे वेदा सर्वे ग्रंथा यस्यां भाषायां भान्ति सा भाषा सर्वांग सुंदरा संस्कृत भाषा सदा। वन्दे संस्कृतम्। कथं विस्मृता दिव्या भाषा भव्या भारत जननीय। कथं विस्मृता दिव्या भाषा भव्या भारत जननीय। निधिं स्वकीयां विस्मृत्यैषः दिशि दिशि पश्यत्यज्ञजनो। एषः इत्युक्ते एषः भारतीय। निधिं स्वकीयां विस्मृत्य, अपने निधि को भूल करके वो इधर उधर देखता है। अमेरिका जाऊं या नहीं तो उधर फ्रांस जाऊं, इधर कहीं जाऊं, इधर कितनी मूर्खता है। निधिं स्वकीयां विस्मृत्यैषः दिशि दिशि पश्यत्यज्ञजनः। अज्ञजनः भारतीयः। रूस लात्वियन युगोस्लावियन जर्मन आयरिश थाई खमेर फ्रेंच वियतनामी पर्शियन इटालियन स्पेनिश भाषा सर्वा संस्कृत जन्या सुरभाषेयमनंत गुणा। सृष्ट्यादौ परमेश्वरेण सा विनिर्मितेयं परिपूर्णा। किमर्थं सर्वासां भाषाणां जननी इत्युक्ते सृष्ट्यादौ आसीत् एषा भाषा, आदिभाषा अस्ति। सृष्ट्यादौ परमेश्वरेण सा विनिर्मितेयं परिपूर्णा। तदर्थमेव परिपूर्णा भाषा। इदानीं पश्यन्तु, अत्यन्त प्रधानं विषये कथयामि। प्राप्य जीविकां विस्मरन्त्यहो केचित् जडपुरुषा बततां तां भाषां चिन्तयन्तु। संस्कृतभाषामन्नदायिनी संस्कृतभाषामन्नदायिनी सकलैश्वर्यप्रदां विमला। तादृशी भाषा विस्मरन्ति। यानं गेहं खाद्यं पेयं धान्यं स्वर्णं धनं महत् संस्कृतमात्रा सर्वं लब्ध्वा मूढस्तां कत विस्मरति। सर्वं लब्ध्वा विस्मरति संस्कृतं। यानं
हम खाद्यम पेयम धान्यम स्वर्णम धनम महत् संस्कृत मात्रा सर्वं लब्ध्वा मूढ़स्तां तत विस्मरति वंदे संस्कृतम वंदे संस्कृतम। अब गो पुरुषा अंतिम है। गो पुरुषा भो महिला सर्वा संस्कृतस्य जय घोषमिमं भूत वदत संयुज्य सांप्रतम जयतु संस्कृतम जयतीति। धन्यवादाः। एवमेव सांस्कृतिककार्यक्रमान् कुर्वन्तु, संस्कृतस्य अभिवृद्धिं कुर्वन्तु। एतस्य सुयोगस्य प्रदानार्थं भवतां विश्वविद्यालयस्य कृते भूयो भूयः कृतज्ञतां प्रकट्य अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद प्रोफेसर राव महोदय। आपने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति की महत्वता को बड़े ही सरल शब्दों में हम सबके पाठ्य के रूप में हम सबको दिया।